हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज हम डिस्कस करेंगे फैक्ट्री एक्ट 1948 के बारे में। प्रीवियस वीडियोस में हमने 3 एपिसोड्स कंप्लीट किए थे, जिसमें हमने कवर किया था फैक्ट्री एक्ट का इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। ये हमारा एपिसोड 4 है। इसमें हम कवर करेंगे चैप्टर 3, जो कि है हमारा हेल्थ। तो चैप्टर 3 में हमारा टोटल 10 सेक्शन है, सेक्शन 11 to 20। तो ये टोटल 10 सेक्शन हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने एपिसोड 1, 2 एंड 3 नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट्री एक्ट चैप्टर 3 में आपका फोकस किया गया है हेल्थ के ऊपर। जो भी आपके वर्कमैन फैक्ट्री प्रेमिसेस में काम कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी हेल्थ इशू ना हो, उनको किसी हेल्थ में किसी तरह की दिक्कतें ना आए, उस पर फोकस किया गया है। तो इसमें सेक्शन 11 में है क्लीननेस, यानी साफ़ सफाई। जो भी आपका फैक्ट्री का प्रेमिसेस है, जो भी आपका फैक्ट्री का एरिया है, वहाँ पे किसी भी तरह का ड्रेनेज है या किसी भी प्रोसेस में कोई कचरा, किसी भी तरह का वेस्टेज क्रिएट हो रहा है, वहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उसको कैसे साफ़ सफाई करना है, क्या उसका फ्रीक्वेंसी है, इसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। जैसे कि आप इस फर्स्ट पैराग्राफ में देख सकते हैं, मेंशन किया गया है, अकुमुलेशन ऑफ डर्ट एंड रिफ्यूज शैल बी रिमूव डेली बाई स्वीपिंग और बाई एनी अदर इफेक्टिव मेथड्स। यानी जो भी आपका डर्ट है, डस्ट है, जो भी एक्यूमुलेट हो रहा है आपके वर्क साइट पे, आपके फैक्ट्री प्रेमिसेस में, किसी भी वर्क रूम में या किसी भी स्टेयर केस पे, किसी भी फ्लोर में, तो उसको क्या करना है कि डेली बेसिस पे उसको क्लीन करना है। यहाँ पे आपको ये याद करना है फ्रीक्वेंसी, डेली बेसिस पे ये सब पूछा जाएगा आपको इंटरव्यू में कि कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए क्लीननेस के लिए। तो आपको बताना है कि डेली बेसिस पे जो भी आपका डर्ट एक्यूमुलेट हो रहा है उसको क्लीन करना है। तो ये पहला चीज़ है। नेक्स्ट है, द फ्लोर ऑफ एवरी वर्क रूम शैल बी क्लीन्ड एटलीस्ट वंस इन एवरी वीक बाई वॉशिंग यूजिंग डिसइंफेक्टेंट वेयर नेसेसरी और बाई सम अदर इफेक्टिव मेथड्स। इसमें क्या है, जो भी वर्क रूम के फ्लोर हैं उनको वीकली क्लीन करना है, वॉश करना है। यानी जो भी डिसइंफेक्टेंट आते हैं, जैसे कि आपका फिनाइल आ गया, अदर कोई भी केमिकल, जिससे आपको फ्लोर क्लीन होता है, उससे आपको एवरी वीक क्लीन करना है। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो वॉशिंग करना है, जो डिसइंफेक्टेंट करना है, वो आपको एवरी वीक करना है, यानी सप्ताह में एक बार करना है। तो ये फ्रीक्वेंसी आपको याद रखना है। ये सब आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, जो भी फ्रीक्वेंसी है ज़्यादातर यही पूछा जाएगा, क्योंकि पूरा ये सेक्शन आपको लाइन बाई लाइन याद नहीं रहेगा। जो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स है, वो आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट है, अगर किसी भी फ्लोर पे किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान गीला हो जा रहा है, वेट हो जा रहा है फ्लोर, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए जो कि इफेक्टिव हो। वहाँ से जो आपका केमिकल से, जो भी लिक्विड से, वो इजीली फ्लो कर जाए और ड्रेन आपका, फ्लोर आपका सूखा रहे, गीला ना रहे। अगर गीला रहेगा तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, स्लिप एंड ट्रिप हो सकता है। नेक्स्ट है, जो भी हमारे इनसाइड में वॉल्स हैं, सीलिंग्स हैं, उनके पेंटिंग और मेंटेनेंस के बारे में है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है। तो इसमें फर्स्ट है आपका, वेयर दे आर पेंटेड अदरवाइज देन विथ वॉशेबल वाटर पेंट और वर्निश्ड बी रीपेंटेड और रीवेनिस्टेड एटलीस्ट वंस इन एवरी पीरियड ऑफ 5 ईयर। यानी जो भी आपका वाल है, अगर वो पेंटेड किया गया है नॉन वॉशेबल पेंट से, यानी नॉन वॉशेबल पेंट से अगर पेंट किया गया है, तो एवरी 5 ईयर पे आपको एक बार उसको रीपेंट करना है। यानी 5 साल में एक बार उसको रीपेंट करना है, अगर नॉन वॉशेबल पेंट से उसको पेंट किया गया है तो। नेक्स्ट है, वेयर दे आर पेंटेड विथ वॉशेबल वाटर पेंट। अगर वॉशेबल वाटर पेंट से अगर पेंट किया गया है तो एटलीस्ट 3 ईयर में एक बार उसको पेंट करना है या रीपेंट करना है, और 6 मंथ में उसको वॉश करना है। तो ये सब फ्रीक्वेंसी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है, अगर कोई भी इम्परवियस सरफेस है, इम्परवियस सरफेस मतलब ऐसा कोई भी सरफेस जो वाटर को एब्जॉर्ब ना करता हो, उस तरीके के जो भी सरफेस है उसको कम से कम आपका 14 मंथ में एक बार क्लीन करना है। नेक्स्ट अभी देखते हैं, इन एनी अदर केस बी केप्ट वाइट वॉश और कलर वॉश्ड एंड द वाइट वॉशिंग और कलर वॉशिंग शैल बी कैरिड आउट एटलीस्ट वंस इन एवरी पीरियड ऑफ 14 मंथ। और इस तरीके के कोई भी अगर फ्लोर हैं, वाल हैं, तुमको कम से कम 14 मंथ में एक बार वाइट वॉश या कलर वॉश करना है। फैक्ट्री एक्ट में इतने सारे सेक्शन है कि आप एक बार में ना ही उसे याद कर सकते हैं, ना याद रख सकते हैं और ना समझ सकते हैं। तो इसको आप बार बार पढ़ें। जो भी आपका बुक आपने परचेज किया है तो उससे पढ़ें, या इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, तब जाके आपको सही से समझ में आएगा। नेक्स्ट है, जितने भी आपके डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, उनका जो पेंटिंग है वो कम से कम वंस इन 5 ईयर होना चाहिए। यानी 5 ईयर्स में एक बार उसका पेंटिंग होना चाहिए, जो भी आपके विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, इनका। जो भी हम ये क्लीनिंग या पेंटिंग कर रहे हैं, जितने भी फ्रीक्वेंसी में, जितने भी पीरियड्स में, उन सभी को हमें एक रजिस्टर में एंटर करना है, एक रिकॉर्ड उसको रखना है, ताकि हम जब नेक्स्ट पेंटिंग करना हो तो हम देख सकें कि हमारा प्रीवियस पेंटिंग या क्लीनिंग कब हुआ था और अभी हमें फ्यूचर में कब करना है। नेक्स्ट हमारा 12th सेक्शन, इसमें आपका है डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज एंड इफ्लुएंट। जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो भी आपके वेस्टेज निकल रहे हैं, जो भी इफ्लुएंट्स निकल रहे हैं, उनको डिस्पोज कैसे करना है, इसके लिए आपके पास प्रॉपर
एक प्रोसेस होना चाहिए जो कि आपको कैरिड आउट करना है, उस तरीके से आपको उसको डिस्पोज करना है ताकि किसी भी तरह का इन्वायरमेंट में डस्ट या जो भी वेस्टेज है वो फैले ना और हेल्थ इश्यूज क्रिएट ना करें। नेक्स्ट है कि जो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट है उसके रिगार्डिंग रूल्स बना सकते हैं, वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं आपको कैसे डिस्पोज करना है और उसको आपको फॉलो करना होगा। जो भी फैक्ट्री के ऑनर्स हैं उनको ये फॉलो करना होगा। अगर आपके पास कोई भी अरेंजमेंट है, कोई भी सिस्टम है डिस्पोज करने के लिए, जो भी वेस्टेज है आपके पास है, तो उसको आपको अप्रूव कराना होगा। जो भी यहाँ पे अथॉरिटी है, जो भी गवर्नमेंट बॉडी है, उससे आपको अप्रूव कराना होगा कि इस तरीके से हम इसको डिस्पोज कर सकते हैं। अगर वो अप्रूव करते हैं तो उस तरीके को आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 13, इसमें आपका है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। जो भी आपका वर्क एरिया है, जो भी फैक्ट्री प्रीमिसेस है, उसमें आपको टेम्परेचर को और वेंटिलेशन को प्रॉपर होना चाहिए। जहाँ भी वर्कमैन वर्क कर रहे हैं वहाँ पे फ्रेश एयर का सर्कुलेशन होना चाहिए ताकि किसी भी तरह का सफोकेशन या रिस्पिरेटरी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जहाँ भी वर्कमैन वर्क कर रहे हैं वहाँ पे फ्रेश एयर का सर्कुलेशन होना चाहिए। आप किसी भी तरह से दें, मैकेनिकल वेंटिलेशन या नेचुरल वेंटिलेशन, जिस तरीके से हो पॉसिबल वैसे आपको करना है। जो भी आपके वाल्स हैं, रूफ्स हैं, वो इस तरह के मटेरियल से बने होने चाहिए ताकि टेम्परेचर को एक्सीड ना करे, यानी उससे टेम्परेचर इंक्रीज ना हो। जैसे कि अगर मेटल्स के वाल हैं तो ये आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो भी आपका फ्लोर अगर सीमेंटेड है तो उस पर आप वाइट कोटिंग करा सकते हैं ताकि जो भी हीट है वो एब्जॉर्ब ना करे और रिफ्लेक्ट कर दे और आपका जो सरफेस है वो हीट ना हो और टेम्परेचर को इंक्रीज ना करे, ताकि जो भी आपके वर्कमैन वर्क वहाँ पे कर रहे हैं उनके लिए सूटेबल हो, कंफर्टेबल हो। अगर कोई ऐसा वर्क प्रोसेस है जिसमें कि टेम्परेचर रिलीज हो रहा है, हाई टेम्परेचर वहाँ पे हो रहा है, तो उस तरीके के एरिया को आपको इंसुलेट करना है। अगर कोई भी मशीनरीज है जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में हीट क्रिएट हो रहा है उसको इंसुलेशन करना है, उसके बॉडी पार्ट्स को कवर करना है ताकि जो हीट जनरेट हो रहा है वो इन्वायरमेंट में बाहर ना फैले, वह इंसुलेटिंग के दौरान एब्जॉर्ब हो जाए। जो भी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया स्टैंडर्ड वेंटिलेशन के लिए और टेम्परेचर के लिए वो आपको फॉलो करना है, आपको मेंटेन करना है अपने वर्क प्रीमिसेस में, आपके फैक्ट्री में। अगर चीफ इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है कि जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है वर्कमैन के लिए, वर्किंग के लिए, तो उसके लिए वो प्रिस्क्राइब कर सकता है कि कैसे इस टेम्परेचर को आप कम कर सकते हैं अगर उसे लगता है कि ये टेम्परेचर ज़्यादा है तो। और उसके जो भी वो प्रिस्क्राइब करता है, जो भी आपको सजेस्ट करता है, वो आपको फॉलो करना है। चलिए भी नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। अगर ये कंटेंट आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप बुक परचेज कर सकते हैं तो बुक परचेज कर लीजिए, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या आप डायरेक्ट ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, इसका भी लिंक मैं दे दूंगा। लेकिन एक बार वीडियो पूरा जरूर देखें ताकि आप दोबारा जब पढ़ने बैठे तो आपको अच्छे से समझ में आए। तो नेक्स्ट सेक्शन है आपका 14 जो कि डस्ट एंड फ्यूम्स। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काफ़ी सारे ऐसे मेथड्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिसको अगर हम कैरी करते हैं, अगर हम प्रोसेस करते हैं तो काफ़ी सारे डस्ट या फ्यूम्स रिलीज होते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, जो भी इम्प्यूरिटीज़ हैं, जो भी डस्ट हैं, उनको रिड्यूस करने के लिए आपको एग्जस्ट लगाना है। यानी जो भी आपके प्रीमिसेस में जो भी डस्ट आ रहा है, जो भी इम्प्यूरिटीज आ रहा है, उसको बाहर निकालने के लिए कोई आपके पास सिस्टमेटिक वे होना चाहिए। और जो भी आपका ज़्यादा डस्टी एरिया है, ज़्यादा इम्प्यूरिटीज़ एरिया है, उनको इनक्लोज करना है ताकि कोई उसे अफेक्ट ना हो पाए। अगर कोई भी ऐसा इंजन है, कोई भी ऐसा मशीनरीज है जिसको अगर ऑपरेट करने से काफ़ी मात्रा में उसमें से टॉक्सिक मटेरियल निकल रहे हैं, कोई भी कंटेंट जो कि एयर में इम्प्यूरिटी फैलाए, उस तरीके के ऑपरेशन को अगर किसी बंद कमरे में कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉपर आपका वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि जो भी आपके वर्कर्स उस रूम के अंदर काम कर रहे हैं, उस एरिया के अंदर काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा अफेक्टेड ना हो, उनको किसी भी तरह का हेल्थ रिलेटेड इशूज ना आए। इसके लिए जो भी उसमें से टॉक्सिक निकल रहा है उसको आपको बाहर डिस्पोज करना है, बाहर वेंटिलेशन द्वारा बाहर आपको उसको निकाल देना है। नेक्स्ट है सेक्शन 15 आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। ये क्या है, जब भी हम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी की काफ़ी दिक्कत आता है, या तो बढ़ जाता है या आपका लो हो जाता है। तो ऐसे में इसको मेंटेन करने के लिए हम आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन का हेल्प लेते हैं। तो इसमें क्या क्या आपको देखना है। ह्यूमिडिफिकेशन के लिए जो भी हम प्रोसेस अडॉप्ट किए हुए हैं उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए और उसका प्रॉपरली टेस्ट होना चाहिए। जो भी उसका क्वालिटी है, एयर क्वालिटी है, उसका प्रॉपर चेकअप होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, ताकि जो भी हम एयर इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, वो हमारा सही है कि नहीं, ये उसका चेक होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। किसी भी फैक्ट्री में अगर हम यूज़ कर रहे हैं आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, तो जो हम वाटर यूज़ कर रहे हैं वाटर आपका टेस्टेड होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, कोई भी इम्प्योर वाटर नहीं होना चाहिए। यानी प्योर वाटर आपको यूज़ करना है ह्यूमिडिफिकेशन के लिए। अगर किसी भी इंस्पेक्टर को ये लगता है कि जो वाटर आप यूज़ कर रहे हैं फैक्ट्री में ह्यूमिडिफिकेशन के लिए वो इम्प्योर है, उसका टेस्ट होना चाहिए, तो वो रिटर्न में दे सकता है उसके लिए, और आपको ये टेस्ट कैरी करना होगा।
आपको जो भी वाटर है उसका टेस्ट करके रिकॉर्ड उसको सबमिट करना होगा। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 16 ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग का मतलब है अगर ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं एक जगह पे, उसको ओवर क्राउडिंग बोलते हैं। फैक्ट्री के अंदर किसी भी रूम में ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो भी वर्कर के हेल्थ है उस पर इफेक्ट करेगा, तो ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए। इसमें आपको क्या है कि जो भी वर्कर का कमिटमेंट हो रहा है, नया कमिटमेंट हो रहा है, तो उसके लिए जो रहने के लिए जो एरिया मिलेगा वो कम से कम आपका 9.9 क्यूबिक मीटर होना चाहिए। इतना एरिया एक वर्कर के लिए होना चाहिए। आफ्टर कमिटमेंट जो भी ये एक्ट बन गया तो आपका जो एरिया होना चाहिए वो 14.2 क्यूबिक मीटर पर वर्कर एरिया होना चाहिए। और जो हाइट है, जो भी रूम का हाइट है, जो स्पेस का हाइट है, अगर 4.2 मीटर से अबव है तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे इस वर्क एरिया में इसको। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 17 लाइटनिंग। जो भी वर्क एरिया है, जो भी वर्क प्रीमिसेस है, वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए ताकि किसी भी तरह का एक्सीडेंट ना हो सके कम लाइटिंग के वजह से। जो भी विंडोज़ है, स्काई लाइट्स है, वो प्रॉपर क्लियर होना चाहिए ताकि जो भी रेज है, जो भी लाइटनिंग है वो प्रॉपर पास कर सके और अच्छा रोशनी हो सके वहाँ पे। फैक्ट्री प्रीमिसेस में अगर कहीं भी लाइटनिंग की वजह से ग्लेयर होता है, किसी भी तरह का रिफ्लेक्ट होता है कहीं से भी रोशनी लाइट, तो ये वर्कर्स को डिस्टर्ब करता है वर्क करने में। तो ऐसे सरफेस का प्रॉपर पॉलिशिंग, प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए ताकि वो ग्लेयर ना क्रिएट करे। नेक्स्ट आपका सेक्शन है 18 ड्रिंकिंग वाटर। जहाँ भी आपके वर्कर वर्क कर रहे हैं, वर्कर इंगेज हैं वर्क में, वहाँ पे सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए और प्योर वाटर होना चाहिए। अगर कहीं पे अगर ठंडा पानी की ज़रूरत है तो वहाँ पे आपका कोल्ड वाटर भी अवेलेबल होना चाहिए। फैक्ट्री के अंदर ड्रिंकिंग वाटर कम से कम 6 मीटर 6 मीटर दूर होना चाहिए वॉशिंग प्लेसेस से और लाइटिंग से, किसी भी तरह का ड्रेनेज से। अगर कहीं भी वेस्टेज है जहाँ पे ड्रेन फ्लो कर रहा है, जहाँ पे लैट्रिन से वॉशिंग प्लेसेस है, उससे 6 मीटर से दूर पे आपका ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। क्योंकि अगर पास में होगा तो वहाँ से जो बदबू आएगा, जो भी वहाँ से बैक्टीरियाज होंगे, जो भी मतलब कचरा है वो आपको ड्रिंकिंग वाटर में जा सकता है। ये स्मेल से वर्कर्स को प्रॉब्लम हो सकता है। तो कम से कम आपका 6 मीटर 6 मीटर से दूर होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर इस तरीके के प्लेसेस से। अगर किसी फैक्ट्री में 250 वर्कर से ज़्यादा ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड हैं तो वहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, अगर समर का सीज़न है तो वहाँ पे कोल्ड वाटर आपका अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 19 लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स। तो जो भी फैक्ट्री के अंदर वर्कमैन काम कर रहे हैं उनके लिए सफिशिएंट लैट्रिन्स और यूरिनल्स अवेलेबल होना चाहिए। मेल के लिए सेपरेट होना चाहिए और फीमेल के लिए सेपरेट होना चाहिए। जो भी एकोमोडेशन में जो भी आपका लैट्रिन्स है, यूरिनल्स है वहाँ पे। और लैट्रिन और यूरिनल्स के अंदर प्रॉपर लाइटनिंग, वेंटिलेशन, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। वहाँ पे प्रॉपर हैंड वॉश का सिस्टम वगैरह सब लगे होने चाहिए, नहीं प्रॉपर वेल मेंटेन्ड होने चाहिए। प्रॉपर लैट्रिन और यूरिनल को क्लीन करने के लिए वहाँ पे स्वीपर्स एम्प्लॉयड होने चाहिए ताकि वो डेली बेसिस पे उसको क्लीन करते रहें। अगर किसी भी फैक्ट्री में 250 वर्कर से ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड हैं, तो वहाँ पे जो लैट्रिन और यूरिनल्स होगा वो सैनिटरी टाइप होगा, यानी प्रॉपरली जो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक लैट्रिन्स होते हैं उस तरीके के होंगे, टेम्प्रोरी नहीं होंगे। जो भी इंटरनल फ्लोर्स हैं, वॉल से उस पर आप टाइल्स लगा सकते हैं, उस पर स्मूथ पॉलिश कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से मेंटेन रहे। जो भी लैट्रिन यूरिनल्स के ब्लॉक्स हैं, वॉल्स हैं, उनका 7 डेज़ में एक बार क्लीनिंग होना चाहिए डिसइंफेक्टेंट से, यानी फिनाइल से हो गया या जो भी आपके केमिकल्स आते हैं क्लीनिंग के लिए, उससे आपको 7 डेज़ में एक बार क्लीन करना है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है 7 डेज़, 14 मंथ, 5 ईयर, ये सब आपको याद रखना है क्योंकि यही आपसे पूछा जाएगा। बाकी सारी चीज़ें तो नॉर्मल है कि सफाई होना चाहिए, क्लीननेस होना चाहिए, लेकिन कब होना चाहिए, कब कब होना चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन है आपका 20 स्पिटेंस। स्पिटेंस यानी मतलब थूकना, यानी फैक्ट्री के अंदर थूकने का भी अलग व्यवस्था होना चाहिए कि कहाँ पे थूकना है, नहीं थूकना है, इस तरीके के अरेंजमेंट आपके पास होने चाहिए। स्पिटेंस का मतलब कोई भी ऐसा एरिया हो सकता है या कोई भी कंटेनर हो सकता है जिसमें आप ये थूक सकते हैं, इस तरीके का अरेंजमेंट आपके साइट पे होना चाहिए। इसमें स्टेट गवर्नमेंट रूल भी बना सकती है इसके रिगार्डिंग और वो आपको फॉलो करना होगा। अगर फैक्ट्री प्रीमिसेस में कोई भी एरिया है तो वहाँ पे कहीं भी थूकना नहीं है, जहाँ पे आपका स्पिटेंस है वहीं पे आपको थूकना है। तो चैप्टर 3 में इतना ही था। ये सारी चीज़ें आपको याद करना है, 1-2 बार पढ़ेंगे, सही से समझेंगे तो आपको याद हो पाएगा। इसमें जो फ्रीक्वेंसी आती हैं वही आप याद रखेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी सारे मैटर्स तो नॉर्मली हम बता सकते हैं कैसे भी, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको याद रखना होगा।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर चैप्टर 4 जो कि हमारा है सेफ्टी रिगार्डिंग। तो इसके लिए हम फर्दर टाइम निकाल के आपको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी एपिसोड्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये जो बुक है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। दोनों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।